नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है, कितना तारीख है आज? 21 अगस्त 2025 है और एग्ज़ाम कब है? 13 सितंबर 2025 को। तो अब तो गिने चुने दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे आजकल। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, पढ़ाई करने के दौरान या परीक्षा से पहले किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है मन मस्तिष्क में। होगा ही मेहनत कर रहे हैं तो, क्योंकि इससे आपके ऊपर में प्रेशर बनता है और आप एग्जामिनेशन में सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, इन सब से थोड़ा सा दूर रहना है। 13 सितंबर को न बंधुओं, रिजल्ट नहीं आएगा। 13 सितंबर को एग्ज़ाम है, दोनों प्रोसेस अलग अलग है। एग्ज़ाम पहला स्टेप है, उसके पश्चात से रिजल्ट का होता है। तो अगर एग्ज़ाम के दिन ही रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाएंगे तो एग्ज़ाम तो ख़राब जाएगा ही। इसलिए अभी से ही केवल एग्ज़ाम पर फोकस देना है कि मुझे 13 तारीख को अपना बेस्ट देना है। उसके पश्चात की चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती हैं। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने 110 नंबर लाए, शानदार परफॉर्मेंस है ये, लेकिन अब कट ऑफ चला गया 111, तो आपकी गलती थोड़ी ना है वो। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एग्ज़ाम आप अच्छे से दें, उसके पश्चात भी मायने रखते हैं कि आपका होगा या नहीं होगा। इसलिए 13 सितंबर को ध्यान में रखते हुए केवल परीक्षा ध्यान में रखना है, रिजल्ट का नहीं सोचना है, होगा नहीं होगा, क्या होगा, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल एग्ज़ाम का सोचना है। ये बीपीएससी सिस्टम एनालिटिक्स का पद का पेपर है, जिसका एग्ज़ाम शायद 26 या 27 जुलाई को हुआ है। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छे जीएस के सवाल हैं और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने पेपर आपको शेयर कर दिया है, कल ही सारा शेयर कर दिया था, सारे पीडीएफ एक ही साथ। तो आप कृपया इंग्लिश खोल करके बैठ जाएं। एक ही पेपर में हिंदी इंग्लिश यहाँ पर लगाना बड़ा मुश्किल हो गया है। टाइप करके अभी आप समय लग जाएगा, तब तक तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जितने में मैं टाइप होने के लिए दूंगा इसको। इसलिए पेपर को जल्दी से सॉल्व करते हैं और इसको रिवीजन भी कर लीजिएगा। पहला सवाल है कि दबे हुए ठोस कचरे में कार्बनिक पदार्थ निम्न के कारण से विघटित होते हैं। क्या है इसका मतलब भाई? कि डीकम्पोज किसके कारण से होते हैं? डीकम्पोज किसके कारण से हो जाता है भाई? तो डीकम्पोज किसके कारण से होता है? अपघटक के कारण से, डीकम्पोजर के कारण से, जो सूक्ष्म जीव होते हैं सामान्य तौर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों की क्रिया के कारण से। और यह बीपीएससी का जो आंसर की है उसी के द्वारा ये बनाया गया आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि किसी चालक में 6 कूलॉम, तो चार्ज कितना हो गया भाई? चार्ज कितना हो गया? 6 कूलॉम हो गया। और आवेश 2 सेकंड के लिए, तो टी कितना हो गया? तो 2 सेकंड हो गया। तो आई बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला तो पता होगा, Q/T हो जाएगा। तो 6/2 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। और करंट का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? यूनिट, तो एम्पियर होता है। तो 3A हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा। आपसे पूछा है कि विद्युत धारा कितनी होगी। कितना आसान सवाल था, बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, Q/T। Q यहाँ पर चार्ज है और T यहाँ पर क्या है? तो T यहाँ पर सेकेंड है। तो ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। आमतौर पर अभ्यस्त किया जाने वाला एसिड बेस का संकेतक कौन है? मतलब कि एसिड और बेस के इंडिकेटर के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? तो लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं, लिटमस घोल का उपयोग करते हैं। यह लाइकेन का बना होता है और यह इंडिकेटर स्पीसीज होता है। जब इस पर हम लिटमस पर हम एसिड डालते हैं तो इसका कलर जो है वह लाल हो जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? चौथे का आंसर क्या हो जाएगा भाई? चौथे का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसको पिटवा लोहा, गढ़ा लोहा, रॉट लोहा भी कहते हैं। और क्यों होता है शुद्धतम रूप? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है बहुत कम रखी जाती है, 0.1% से 0.25% तक रखी जाती है। इसको 100% आयरन, शुद्ध आयरन कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, प्रोटोजोआ में भोजन का पाचन निम्न में होता है। प्रोटोजोआ में भोजन का पाचन किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन रिक्तिका। इसको जरा इंग्लिश में भी देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया, फूड वोक्यूल कहा जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा।
अगले सवाल पर चलते हैं। क्यों बायो और साइंस हमेशा इंग्लिश में भी देखा कीजिए। पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ना इसका उदाहरण है जियोट्रोपिज्म, कोपोट्रोजिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। उपरोक्त में से एक से अधिक। इसको जरा इंग्लिश में भी देखेंगे और उसके पश्चात से इसका आंसर हल करेंगे। इंग्लिश में देखिए क्या हुआ, द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स द ओव्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। 6 का आंसर हो जाएगा। इसको कहा जाता है केमोट्रोपिज्म कहा जाता है, केमोट्रोपिज्म कहा जाता है। जरूर याद रखिएगा इसको। इसका आंसर बी हो जाएगा। यह प्लांट बायोलॉजी से सवाल आपका पूछा गया है। पर्यावरणीय कारकों द्वारा रूपांतरण वेरिएंट का चयन निम्न का आधार बनता है, तो 7 का आंसर हो जाएगा विकासवादी प्रक्रिया इसको कहा जाता है। इवोल्यूशनरी प्रोसेस इसको कहा जाता है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस इसको कहा जाता है। जरूर याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 होने का ये मतलब ये भी है कि निर्वात में प्रकाश की गति नहीं बदलेगी, एक समान ही रहेगा। बाकी अगर इसको हम किसी और मीडियम निर्वात से ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ पर प्रकाश की गति तुलनात्मक रूप से धीरे हो जाएगी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज 1। 1 का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया है, ये याद भी रखिएगा। प्रकाश वाले चैप्टर में जब MCQ में करवा रहा था उस दौरान मैंने ये भी करवाया हुआ है, आप जा करके एक बार देख सकते हैं। अगला सवाल है बंधुओं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, और यह कौन सा है? हिस्ट्री का पोर्शन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था? तो यह कानपुर शहर में हुआ था। कानपुर को कम्युनिस्टों का कैपिटल कहा जाता था एक समय। जिस प्रकार से बिहार में कम्युनिस्टों का कैपिटल बेगूसराय है, उसी प्रकार से कानपुर कम्युनिस्टों का कभी कैपिटल हुआ करता था। और सम्मेलन के अध्यक्ष किया था सिंगार वेल्लू चेट्टियार ने। 1925 में हुआ था सिंगार वेल्लू चेट्टियार, सिंगार वेल्लू चेट्टियार। इसको भी याद रखिएगा। और इसके महासचिव कौन बने थे? तो एच वी घाटे साहब इसके महासचिव बने थे। जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। भाई 1 साल रहे, त्रिपुरी कांग्रेस संकट भी आपको याद होगा। उसके पश्चात कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में कब परिवर्तित किया गया है? तो 1919 के एक्ट के बाद से परिवर्तन हुआ है। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद 1919 के एक्ट के बाद से हुआ है। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने का है। बीपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया है? इसका आंसर डी दिया है, जो सही भी है। ये इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग 1928 की बात कर रहे हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही शामिल थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कई सारे बच्चों ने 1929 मारा था। मैं जब सॉल्व कर रहा था तो मैंने भी 1929 ही देखा। कई बार ऐसा होता है, जो क्वेश्चन आपको झट से आ रहा होगा ना, उसका डायरेक्ट आंसर पर ही आपका चला जाता है। लेकिन इसमें 1936 भी है। यह फैजपुर अधिवेशन है, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 1936 में, और यह 1929 है, आपको पता ही होगा। तो ये दोनों हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 1932 के कौन हो जाएंगे? तो मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, और दिल्ली अधिवेशन है यह। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था? 14 का आंसर हो जाएगा जोगेश चंद्र चटर्जी हो जाएगा, और इसका आंसर बी हो जाएगा। HRA की बात कर रहा है बंधुओं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात कर रहा है। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी समूह काकोरी ट्रेन डकैती से जुड़ा हुआ था? फिर से वही सवाल है, तो HRA हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। बारदौली में नो टैक्स आंदोलन कब चलाया गया था? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 1928 हो जाएगा। सरदार पटेल के नेतृत्व में यह चलाया गया था, यहीं पर उनको सरदार नाम मिला था। इसका आंसर बी हो जाएगा, गुजरात, बारदौली। अगले सवाल पर चलते हैं। ऊर्जा उत्पादन के निम्न से कौन सा स्रोत पर्यावरण संरक्षण मदद करता है? पर्यावरण संरक्षण मदद करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से हाइड्रोजल मतलब कि छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट, छोटे डैम हो जाएगा। सौर और बायोमास हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा।
वर्तमान अनुमानों के अनुसार भारत की लगभग 25% आबादी राज्यों द्वारा साझा की जाती है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के द्वारा साझा की जाती है। निम्न से मिट्टी और राज्यों का कौन सा जोड़ा सही दिया हुआ है, ये पूछा गया। काली मिट्टी मेघालय, तो काली मिट्टी जो है यह मेघालय में तो नहीं पाया जाता है, काली मिट्टी मेघालय में तो नहीं पाया जाए, इसलिए पहला तो मैच नहीं है भाई। सही जोड़ा पूछा है लेटराइट मिट्टी गोवा, बिल्कुल पाया जा सकता है यहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल का थोड़ा सा भाग तो पाया जाता है गोवा में भी पश्चिमी घाट के कारण से, तो लेटराइट मिट्टी यहाँ पर होगा। शुष्क मिट्टी गुजरात के कच्छ के इलाकों में मिलता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। बीपीएससी ने इसका आंसर डी दिया हुआ है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों को उनके बेसिन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर के संदर्भ में घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सी नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा होगा और कौन सा कम से कम होगा, ये पूछा। घटते क्रम में, बढ़ते से घटते के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप मुझे बताइए इसमें से सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई, तो गोदावरी ही तो है, तो इसका आंसर सबसे पहले तो गोदावरी ही हो जाएगा। तो गोदावरी जिसमें पहले है, अगर उसको हम लोग गेस करेंगे तो भी आंसर निकल सकता है। तो जो 4, 3, 1 इसका आंसर हो जाएगा। 2, 4, 3, 1 गोदावरी, कृष्णा, तो उसके बाद से महानदी, फिर आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। 2, 4, 3, 1 इसका आंसर हो जाएगा। भारत की बॉक्साइट भंडार मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं, 21 का आंसर क्या हो जाएगा। मैकाल की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। वार्षिक तापमान की अधिक सीमा दर्ज करने वाला स्थान कौन सा है, ये मैंने पिछले पेपर में भी आपको करवाया था, लेकिन उस दौरान इसमें जोधपुर नहीं था आंसर में। जोधपुर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा। वार्षिक तापांतर पूछा है तो जोधपुर हो जाएगा। अगर दैनिक ताप का अंतर पूछेगा तो भी जोधपुर ही होगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। लेह यहाँ पर है, यहाँ पर काफ़ी कठिन तापमान भी होते हैं, 0 डिग्री से कम भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर गर्मी कभी नहीं पड़ती 50 डिग्री वाली, इसलिए वार्षिक ताप का अंतर पूछा गया बंधुओं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित चोटियों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण में सबको लगाना है धूपगढ़, महेंद्रगिरी, डोडा बेट्टा और गुरु शिखर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का, इसका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर सबसे पहले आ जाना चाहिए। तो 4-1 धूपगढ़, फिर गुरु शिखर, फिर आप धूपगढ़ पे जाएंगे, फिर आप महेंद्रगिरी पर आएंगे, उसके पश्चात आप डोडा बेट्टा पर चले जाएंगे। 4-1-2-3 इसका आंसर हो जाएगा। 4-1-2-3 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे एक चीज़ और कर लेते हैं, इन सब का जगह भी देख लेते हैं। धूपगढ़ क्या है भाई, तो सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सीमा पर पूर्वी घाट में एक महत्वपूर्ण चोटी है। डोडा बेट्टा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु में स्थित है। और गुरु शिखर आपको पता ही होगा, यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और यह आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर माउंट आबू, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य भारत में सबसे पूर्व में स्थित है। देखिए यहाँ पर बड़ा ही सुंदर सवाल दिया है। काजीरंगा और मानस में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो असम अगर आप प्रवेश करते हैं, असम और सिक्किम के बीच में, यहाँ पर असम और भूटान के बीच में यहाँ पर आपको मानस दिखता है, मानस दिखता है। और इससे थोड़ा सा पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर काजीरंगा दिखता है, इसीलिए हमें मैप करना आवश्यक होता है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, काजीरंगा सबसे पूर्व में होगा इसमें से। रणथंबोर तो राजस्थान में है, रणथंबोर तो राजस्थान में है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 26 का आंसर हो जाएगा सी, 12। भारत के संविधान अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है क्या, तो 27 का आंसर हो जाएगा राज्यों का एक संघ। आज का पेपर देखकर तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। मीडिया का बहुवचन क्या है, तो मीडिया खुद बहुवचन है, मीडियम का बहुवचन है मीडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। 28 का आंसर डी हो जाएगा। अगला है गढ़ा कटंगा नामक साम्राज्य था, तो ये गोंडों का साम्राज्य था, गोंडों का साम्राज्य था, इसका आंसर ए हो जाएगा। और वैसे गढ़ा कटंगा कछवाहा राजपूतों का भी था, तो कछवाहा राजपूत यहाँ पर नहीं है, वैसे इसका आंसर 29 का आंसर ए होगा। कछवाहा राजपूत के भी एक साम्राज्य का नाम था गढ़ा कटंगा, लेकिन यह गोंडों का सबसे फेमस है, गोंडों का याद रखिएगा इसको। और वैसे भी भारत में जनजातीय रूप से सबसे सबल जनजाति कौन सी है, तो गोंड ही है, जो सबसे ज़्यादा जिनकी संख्या भी है। कायस्थ एक जाति थी, तो मुंशी और सचिवों की, और इनकी उत्पत्ति जो है गुप्तों के पीरियड से मानी जाती है, गुप्तों के पीरियड से मानी जाती कायस्थों की। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश के रीजन में ये जाति पाई जाती है आज भी।
केप ऑफ गुड होप किसके समीप स्थित है? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? यह दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम भाग में स्थित है। अफ्रीका प्रायद्वीप जो है उसके सबसे दक्षिणतम भाग में यहाँ पर केप ऑफ गुड होप स्थित है। इसको याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है झूम खेती पाई जाती है। हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा बीपीएससी से, देखिए किस प्रकार से हिंदी लिख दिया इसने। झूम खेती पाई जाती है होगा 32 का आंसर क्या हो जाएगा? पर्वतीय वन क्षेत्रों में। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला 33 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है कि केंद्रीय भवन संस्थान अनुसंधान CBRI कहाँ पर स्थित है भाई? तो 33 का आंसर हो जाएगा, यह रुड़की में स्थित है। मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्तियों की सीमा कितना है? कहाँ से कहाँ तक मानव कान सुन सकता है? तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। इसके 20 हर्ज से कम को कहा जाता है अवश्रव्य सबसोनिक, और 20,000 हर्ज से ज़्यादा को कहा जाता है कि भाई पराश्रव्य है, सुनने की सीमा से परे है। तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की सीमा को हम लोग सुन सकते हैं। कमज़ोर क्षेत्र जहां भूकंप अधिकतर आते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा, उनको भूकंपीय क्षेत्र कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सी सिंचाई की आधुनिक विधि नहीं है? तो 36 का आंसर हो जाएगा लीवर प्रणाली। यह मध्यकाल के दौरान उपयोग किया जाता था। फव्वारा और ड्रिप प्रणाली आज का ही है। लीवर प्रणाली मध्यकालीन दौर में या उससे पहले के दौर में उपयोग किए जाते थे। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? लुई पास्चर ने किया था किण्वन की प्रक्रिया का खोज। इसका आंसर सी हो। एडवर्ड जेनर कौन है? तो ये चेचक के लिए जाने जाते हैं, चेचक के टीके के लिए जाने जाते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन है? तो इन्होंने पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी, तो इसके लिए जाना जाता है। लुई पास्चर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न से कौन सा एक संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग पूछा जा रहा है। तो टीबी जो होता है ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। यक्षमा ट्यूबरकुलोसिस इसको कहा जाता है। हैजा जो होता है यह दूषित पानी या भोजन के माध्यम से फैलता है। चिकन पॉक्स है, ये सीधे संपर्क या हवा के बूंदों के माध्यम से फैल सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर डी हो जाएगा। और जो बीपीएससी का आंसर दिया हुआ है ना, मैं उसी से करवा रहा हूँ, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आप खुद भी आंसर से कर सकते हैं, बीपीएससी बाद में कुछ सुधार करेगी तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। अगला सवाल है निम्न से कौन सा पादप रोग कवक के कारण से होता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा गेहूं की रस्ट जो है यह कवक के कारण से होता है। डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है किसी वस्तु में करंट प्रवाहित हो रहा है या नहीं। तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप इसको कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह कोलंबो में किया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा अप्रैल 2025 में विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल भारतीय धरोहर कौन से हैं शामिल होंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को इसमें शामिल किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। अमेरिका द्वारा फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपने को अलग कर लिया? तो अपने को अलग कर लिया किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बीपीएससी ने इसका आंसर डी दिया हुआ है, वैसे इसका आंसर गलत दिया हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने यूनेस्को से अलग हुआ है, यूनेस्को से और WHO से अलग हुआ है। तो क्वाड दिया हुआ है, इसका आंसर डी किसी हिसाब से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्वाड से अमेरिका अलग नहीं हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग हुआ है और यूनेस्को से अलग हुआ है फरवरी 2025 ईस्वी। जहाँ UNHRC की बात है तो आपको पता होगा ट्रंप के पहले पीरियड में 2018 में अमेरिका इससे अलग हो गया था, लेकिन 2021 में जब बाइडेन राष्ट्रपति बना था तो फिर से इसमें वो शामिल हो गया था। इसलिए इसका आंसर बीपीएससी के द्वारा गलत दिया गया है। इसका आंसर होगा ओनली सी होगा, लेकिन बीपीएससी के द्वारा इसका आंसर डी दिया गया है जो कि गलत दिया हुआ है। बीपीएससी के कई सारे आंसर गलत रहते हैं, आप उसका जरूर ध्यान रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल मंत्रालय द्वारा स्व रेल सुपर ऐप जारी किया गया है। तो यह 31 जनवरी 2025 को यह ऐप जारी किया गया है। निम्नलिखित देशों में किसने दिसंबर 2024 को मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया? तो 45 का आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे है जिसने ये काम किया है। मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया गया जिम्बाब्वे के द्वारा। भारत के किस राज्य में सोने के विशाल भंडार मिले हैं? 46 का आंसर हो जाएगा ओडिशा। और ये जो करंट अफेयर है ये 1 अप्रैल 2025 का है, तो ये भी याद रखिएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने फेमा अधिनियम के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित बैंकों पर मार्च 2025 में कार्रवाई की थी। 47 का आंसर हो जाएगा। सिटी बैंक और IDBI बैंक पर कार्रवाई की थी। नेताजिम कॉरिडोर के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है यहाँ पर? 48 सवाल है। पूछा कॉरिडोर पूर्व में भूमध्य सागर और पश्चिम में इजराइल की सीमा तक है विस्तृत। यह इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य स्थित संघर्ष का क्षेत्र है। यह कॉरिडोर 6 किलोमीटर लंबा है जो गाजा पट्टी को 2 भागों में बांटता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर गलत दिया हुआ। ए क्यों गलत है? जरा सा सिंपल सा कॉमन सेंस लगाते हैं। ये इजराइल है। क्या बोला गया? कॉरिडोर पूर्व में भूमध्य सागर और पश्चिम में इजराइल। आपको लगता है कि कोई ऐसा कॉरिडोर शुरू हो सकता है इजराइल और भूमध्य सागर के बीच में जिसके पूर्व में भूमध्य सागर हो? इजराइल के पश्चिमी तट पर जो भूमध्य सागर है वो पूर्व में कैसे हो जाएगा? तो इसका यही यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। यह कॉरिडोर पूर्व में इजराइल है और पश्चिम में भूमध्य सागर के बीच में बनाया गया है और यह इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष का क्षेत्र है। यह कॉरिडोर 6 किलोमीटर लंबा है। गाजा पट्टी को 2 भागों में बांटता है। ये इजराइल है, यहाँ पर गाजा पट्टी है, इसको ठीक बीच से 2 भागों में यह बांट देता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उपविजेता टीम कौन सी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता पुरस्कार कन्नड़ भाषा पुस्तक हॉट लैंप से संबंधित है। तो 50 का आंसर हो जाएगा। ये किसको दिया गया? बनु मुश्ताक को दिया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इतने हिंदी में गलत है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता पुरस्कार कन्नड़ भाषा पुस्तक हॉट लैंप से संबंधित है। क्या पूछा गया है? सवाल क्या निकला इससे? कुछ भी नहीं। इंग्लिश में भी एक बार पढ़ते हैं इसको। बनु मुश्ताक की किताब है और मुस्लिम महिलाओं को रूढ़िवादी समाज में किस प्रकार से स्ट्रगल करती उस पर है। देखिए इंग्लिश में कितना क्लियर लिखा गया है। द 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर इज हॉट लैंप रिटेन बाय। तो ये कितना स्पष्ट लिखा हुआ है। वह हिंदी पर में आपको दिखेगा कि किस प्रकार से लिखा गया है। बनु मुश्ताक इनका नाम है, बनु मुस्तान नाम नहीं है इनका। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल रीजनिंग का दिया हुआ है और मैथमेटिक्स का सवाल है। सारे के सारे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सवाल है यहाँ से लेकर के अंत तक। तो ये तो मैं नहीं करवाता हूँ, आप घर पे बैठ के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन सॉल्व ज़रूर ही कीजिएगा, प्रैक्टिस भी हो जाता है। रीजनिंग गणित से 10 सवाल आते हैं और 10 के 10 नंबर आप वहीं पर श्योर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। 50 इसमें सवाल थे GS के, जिसमें आपको आसान लगे होंगे। करेंट अफेयर भी आसान लगा होगा, साइंस भी आसान लगा होगा और हिस्ट्री पॉलिटी का सेक्शन भी आसान ही लगा होगा। कुछ भी ऐसा कठिन नहीं था। एक आध इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे ही। ये भी करंट अफेयर में चर्चा में रहता है। डेली ही फिलिस्तीन इजराइल चर्चा में रहता है, तो वहाँ से सवाल पूछा गया है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज्योग्राफी का MCQ करवाऊंगा। थैंक यू सो मच आप सब।